गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपन पढ़ रहे हैं आपकी जो पाठ संख्या 5 है, गजानन माधव मुक्ति बोध, जिनकी 100% व्याख्या जो है वो अपन कल कर रहे थे, तो बीच में वो रह गई थी। आज उसी व्याख्या को अपन लिखेंगे भी और साथ में समझते हुए उसको करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें पद दिया हुआ है, सहर्ष स्वीकारा गजानन माधव मुक्ति बोध, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध इसके कवि हैं। 100% व्याख्या पर लिख रहे थे, जिसमें मैंने आपको कहा था संदर्भ लिखने के लिए। तो आज अपन पुनः इसको शुरू करते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, यहां से इसको शुरू करेंगे अपन। जिंदगी में जो कुछ है संवेदन तुम्हारा है। इस व्याख्या को किस तरीके से अपन को लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले अपन ने लिखा है संदर्भ। तो संदर्भ में हम क्या लिखेंगे कि यह काव्यांश या पद्यांश, दोनों में से किसी का भी अपन एक का यूज कर सकते हैं। पद्यांश का अर्थ भी आपका कविता वाला भाग है और आपके काव्यांश का अर्थ भी कविता वाला भाग ही है। तो इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश, इसमें लिखना है आपको पद्यांश या काव्यांश, दोनों बोल सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। आरोह भाग 2 से लिया गया है। तो पहली जो लाइन होगी संदर्भ वाली, उसमें आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम बताना है। दूसरा जो होगा इसमें होगा प्रसंग। अब प्रसंग में अपन बताएंगे कि इसके कवि कौन है, इसकी कविता का नाम क्या है और इस पद में एक लाइन में सार रूप में क्या कहा गया है। तो इसमें लिखेंगे प्रसंग में कि प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश, प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश कवि गजानन माधव मुक्ति बोध, कवि गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखित काव्य संग्रह, लिखित काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल, कहां से भूरी भूरी खाक धूल। अब उसको अपन सिंगल कोमा में रखेंगे विशेष दिखाने के लिए। भूरी भूरी खाक धूल की कविता सहर्ष स्वीकारा, सहर्ष स्वीकारा। ये म्यूजिक वगैरह बंद करो भाई। सहर्ष स्वीकारा, इस कविता का नाम जो है वो भी अपन सिंगल कोमा में रखेंगे, क्योंकि विराम चिन्हों का प्रयोग करना किसी भी भाषा के लिए अनिवार्य होता है। तो इसलिए अपन अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त करने के लिए विराम चिन्हों का ध्यान रखेंगे और इनका प्रयोग करेंगे। हाँ, विराम चिन्हों का प्रयोग अपन को करना जरूरी है। सहर्ष स्वीकारा से लिया गया है। पूरी लाइन दोबारा सुन ले।
प्रस्तुत काव्यांश कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित काव्य संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल की कविता सहर्ष स्वीकारा है से लिया गया है या उद्धृत है। इसमें कवि ने जीवन की, अब एक लाइन में बताएंगे कि इस पद में क्या दिया हुआ है। इसमें कवि ने जीवन की सभी स्थितियों को, जीवन की सभी स्थितियों को सहर्ष स्वीकारने की बात कही है। सहर्ष, सह का अर्थ होता है सहित, मन से, हर्ष यानी इच्छा। तो इस प्रकार से पूर्ण तरह से मनोयोग से उन्होंने इस बात को स्वीकारने की बात की है। यह है आपका प्रश्न। अब अपन लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में अपन लिखेंगे, सबसे पहले शुरू करते समय मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप जो है इसका ध्यान रखेंगे कि जब अपन लिख रहे हैं पद्य खंड में तो लिख रहे हैं तब तो अपन को कवि शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ अपन पद्य खंड लिख रहे हैं तो पद्य खंड में जो है वो अपन कवि शब्द का प्रयोग करते हुए इसको लिखेंगे। और अगर अपने पास गद्य खंड होता तो उसमें हम लेखक या लेखिका शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बात बहुत विशेष है। अगर आप लिखते समय ये गलती ना कर देते हो तो उससे आपका आधा नंबर पहले कट जाएगा। इसको ये ध्यान दीजिए कि कवि के लिए है कि लेखक के लिए। तो आपका पद्यांश या काव्यांश जो लिखा जाता है वो कवि के द्वारा लिखा जाता है, उसे कवि कहा जाता है। और एक दूसरा जो है ये अपने मोबाइल का जो स्पीकर है उसे म्यूट करके रखे हुए। कवि मुक्तिबोध लिखो, इसमें व्याख्या, व्याख्या में लिखो कवि मुक्तिबोध अपने रहस्य में, अपने रहस्य में, अपने रहस्य में, अपने रहस्य में प्रिय को, देखो इस पाठ में मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था कि ये जो कविता है इसमें यह रहस्य ही बना हुआ रहता है कि वो अपने किस प्रिय की बात कर रहा है। कई जगह ये लगता है वो अपनी प्रेमिका के बारे में बात कर रहा है, प्रिय के बारे में बात कर रहा है, और कई जगह ये लगता है कि जैसे वो अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है। तो इस पूरी कविता में रहस्य बना ही रहता है, हमारे सामने नहीं आ पाता है कि ये जो कविता है उसमें किसको संबोधित करती लिखी है। इसलिए यहाँ से प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रिय माँ हो सकती है, प्रिय प्रेमिका। अपने रहस्य में प्रिय को संबोधित कर कहते हैं, प्रिय को संबोधित हमने बाबा से कहते हैं कि हुए हुए ख्वाबों को हमने सजा ली। ये संबोधित कर कहते हैं कि हे प्रिय, हे प्रिय मेरे जीवन में, हे प्रिय। अब ये देखो आपने हे प्रिय शब्द लिखा तो ये क्या है, एक संबोधन किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। इसलिए यहाँ आपको विस्मयादि बोधन जिसे संबोधन चिन्ह कहा जाता है इसका प्रयोग करना है। हे प्रिय मेरे जीवन में, हे प्रिय मेरे जीवन में जो भी है, यानी मेरे जीवन में जो भी है या मेरे जीवन में जो भी है सुख दुख, उपलब्धियां या कमजोरियां, उपलब्धियां या कमजोरियां,
या कमजोरियां, सुनाई दे तुम लोगों को? मैं भी यहाँ से म्यूजिक चला देती हूँ, सुन लो आराम से। उपलब्धियां या कमजोरियां, कमजोरियां कोमा सफलताएं डैश असफलताएं हैं। यानी कि मेरे जीवन में जो भी सुख दुख, उपलब्धियां या कमजोरियां कोमा सफलताएं डैश असफलताएं हैं कोमा मैं उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। यानी जीवन में जो कुछ भी चीजें हैं उन सभी को, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उन सब को कवि जो है वो अपनी इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें स्वीकार करता है। पूर्ण विराम। मैंने इन्हें इसलिए स्वीकार किया है कि मैंने इन्हें इसलिए स्वीकार किया है कोमा क्योंकि इन्हें तुमने प्रेम पूर्वक अपना माना है कोमा ये सब तुम्हें भी ये सब तुम्हें भी अति प्रिय है। क्योंकि इन्हें तुमने प्रेम पूर्वक अपना माना है कोमा ये सब तुम्हें भी अतीव प्रिय है। ये सब तुम्हें भी अतीव प्रिय है, अतीव प्रिय है। चार अति प्रिय है। पूर्ण विराम। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी अर्थात निर्धन होते हुए भी आत्म और गौरव के बीच में डैश लगाना है। आत्मगौरव की भावना कोमा जीवन की गहरी अनुभूतियां किसको कहते हैं? जो भी अपन ने उससे महसूस किया पाया। जीवन की गहरी अनुभूतियां कोमा मेरे सब विचार और चिंतन के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करना है।
जीवन की गहरी अनुभूतियां, कौमा मेरे सब विचार चिंतन, कौमा मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, व्यक्तित्व की दृढ़ता, व्यक्तित्व की दृढ़ता, कौमा मेरे अंतःकरण, मेरे अंतःकरण, मेरे अंतःकरण में प्रवाहित भावनाओं की, में प्रवाहित भावनाओं की, प्रवाहित भावनाओं की नदी, अंतःकरण में प्रवाहित भावनाओं की नदी, नदी में मात्रा बड़ी, और मेरे अन्य, मेरे अन्य नए नए रूप, नए नए, नए नए के बीच में योजक, नए नए रूप एवं चेष्टाएं, एवं चेष्टाएं, चेष्टाएं, नए नए रूप एवं चेष्टाएं, नए नए रूप एवं चेष्टाएं नए नए रूप एवं चेष्टाएं सब मौलिक है, सब मौलिक है, सब मौलिक है, सब मौलिक है, अर्थात निजी और नए हैं, अर्थात निजी, निजी यानी स्वयं के, निजी और नए हैं, निजी और नए हैं, निजी और नए हैं, ये किसी की छाया या अनुकृति नहीं है, ये किसी की छाया या अनुकृति नहीं है, छाया या अनुकृति नहीं है, इनकी मौलिकता का कारण यह है, इनकी मौलिकता का कारण यह है, इनकी मौलिकता, मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी, कि मेरे जीवन में जो कुछ भी जागृत चेतना है, जो कुछ भी, जो कुछ भी जागृत, जो कुछ भी जागृत चेतना है, कोमा गतिशील प्रेरणा एवं अनुभूतियां, गतिशील प्रेरणा एवं अनुभूतियां है, कोमा उन सब में तुम्हारी संवेदना, उन सब में तुम्हारी संवेदना, प्रेरणा ही, संवेदना प्रेरणा ही काम कर रही है, काम कर रही है, पूर्ण विराम, वही मेरे व्यक्तित्व, वही
मेरे व्यक्तित्व एवं जीवन का निर्माण करने वाली है, एवं जीवन का निर्माण करने वाली है। और इस कारण और इस कारण और इस कारण वही मुझे प्रिय लगती है। इस कारण वही मुझे प्रिय लगती है। तो ये है आपकी व्याख्या, पाठ संख्या 5 का जो पहला पद था। अब इसमें व्याख्या अपना था तीसरा पॉइंट, और अब इसमें फोर्थ जो पॉइंट होगा वो होगा आपका विशेष। अब विशेष में जो है आपको क्या क्या लिखना है, इसमें जिस भी अलंकार का प्रयोग हुआ है या जिस भी अलंकार का प्रयोग हुआ है उसके बारे में, उसके बारे में, उसकी भाषा के बारे में, इसमें आए हुए शब्दों के बारे में, इन सब के बारे में इसमें बताना होता है। तो सबसे पहले जो है अपन इसमें पहला पॉइंट अलंकार वाला डालेंगे। पॉइंट जो है 2 भी डाल सकते हैं, 3 या 4 भी, आप अपनी मर्जी से आपको जितने आते हैं आप डाल सकते हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट है किसका आया है, आपने अगर इसमें देखा हो ध्यान से तो आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जैसे पल पल शब्द है बार बार आपके पल पल, तो यहाँ आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश है पुनः आना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग जो है वो आपके हुआ है। और इसके अलावा जो है आपके अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार आप अच्छे से पहचान सकते हो, जहां कहीं भी आपको ये लगे कि एक जैसे वर्ड जो है बार बार आ रहे हैं, जैसे विचार वैभव शब्द आपके पास है, वैभव की आवृत्ति होगी, आप इसमें किसी और अलंकार को पहचान पाए या ना पहचान पाए, लेकिन आप इसमें ये देख सकते हैं कि यहाँ वैभव की आवृत्ति होने के कारण जो है यहाँ आपके अनुप्रास अलंकार तो जरूर है। तो इन दो अलंकारों का प्रयोग जो है मुक्ति प्रकाश और अनुप्रास का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। फिर दूसरा जो पॉइंट होगा उसमें आप जो है इसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा इसमें कि इसमें जो है तत्सम और तद्भव, आपको पता है कि अपन जो कुछ भी लिखते हैं उसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग जब किया जाता है तो उसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां जो है आप ये लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब है आपके इसमें आप लिख दोगे कि इस पद्यांश में, यहाँ लिखोगे इस पद्यांश में तत्सम एवं तद्भव शब्दों का, तत्सम एवं तद्भव। अब ये तत्सम और तद्भव शब्द जो है वो आपके गद्य खंड में भी काम आ सकते हैं, पद्य खंड में भी काम आ सकते हैं, दोनों में काम आएंगे। तत्सम एवं तद्भव शब्दों में तत्सम एवं तद्भव, तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, का प्रयोग किया गया है। और तीसरे पॉइंट में इस पद्यांश में जो कुछ भी आपको बताया गया है उसके बारे में भी आप कह सकते हैं, जैसे
कवि ने अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति, अंतःकरण की प्रवृत्तियों, यानी उनमें जो भी उनकी आदतें हैं, उनके मन की जो आदतें, उनके बारे में अंतःकरण की प्रवृत्तियों एवं गहन अनुभूतियों, एवं गहन अनुभूतियों, गहन अनुभूतियों को निजी एवं मौलिक, निजी एवं मौलिक बताया है, निजी एवं मौलिक बताया है। तो ये है आपकी इस प्रकार से व्याख्या लिखने का तरीका, और किस तरीके से आपको व्याख्या लिखनी है ये मैंने आपको बता दिया है। संदर्भ लिखो, प्रसंग लिखो, व्याख्या लिखो, विशेष लिखो। इस प्रकार से व्याख्या जब आप लिखोगे तो 6 नंबर की ये व्याख्या होती है, और 6 नंबर की इस व्याख्या में आपके 1 नंबर तो इन दोनों का बांटा हुआ रहेगा, और 1 नंबर इसका रहेगा, और 4 नंबर यहाँ के रहेंगे। तो स्टेप वाइज जो है आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन ये एक साथ लिख देते हो, यहाँ आप सेट क्वेश्चन का यूज करते हो, तो दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगी, तब आपको नंबर मिलेंगे कि यह पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि वगैरह जो है वो प्रश्न वाले आपको बता देंगे। तो चाहे तो आप इन दोनों को साथ में यूज करके सेट क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो संदर्भ और प्रश्न जो है दोनों अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर आपको इनमें दिक्कत आ रही है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, 3 स्टेप पर आप लिख सकते हो। इसका नंबर 1 मिलेगा आपको। 4 नंबर की व्याख्या है। अब व्याख्या जो है उसमें हर एक लाइन को पढ़ करके हम अपने शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि किसी और लैंग्वेज का तो याद नहीं है आपके पास, हिंदी का है जो आप अच्छे से समझते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो। तो उसी बात को शब्दों के हेर फेर के साथ वहां अपन जो है जैसे पद्यांश प्रयोग कर लिया, एक बार काव्यांश प्रयोग कर लिया अपन ने, और उसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से व्याख्या जो है वो अपन को करनी है। फिर है आपका विशेष। तो विशेष जो है जो भी उसने दिया हुआ है उसके बारे में, उससे संबंधित जो भी अलंकार है, छंद है, संबोधन शैली जैसे इसमें आई है उसका प्रयोग है, तत्समतत्व शब्दों का प्रयोग है, उनके बारे में अपन लिख देंगे। और अगर और कोई अपन से नहीं बन रहे हैं तो उस पद में जिसके बारे में बताया गया है उसे एक लाइन के माध्यम से वहां व्यक्त कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी व्याख्या बनेगी। अगर ये दोनों चीजें अपनी सही है तो इनमें पूरा एक मिलेगा। इसमें अगर अपन दो लिखे, दोनों सही लिखे, जिसमें एक तो अपन लेंगे व्याकरण से संबंधित, व्याकरण चाहे वो गद्य खंड की हो चाहे वो पद्य खंड का काव्य शास्त्र हो। दूसरा जो पॉइंट है वो अपन लेंगे किसी भी भाषा से संबंधित की गई, इसकी भाषा सरल सरल हिंदी, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, या तत्समतत्व शब्दों के साथ उसका प्रयोग किया गया है। तो दूसरा इस प्रकार का लेंगे। तीसरा जो है वो अपन इस व्याख्या से संबंधित लेंगे। अगर 2 पॉइंट अपन ने सही लिखे, 2 ही पॉइंट लिखे हैं तो दोनों सही लिखे तो यहाँ अपन को 1 नंबर देगा। और उसके बाद है व्याख्या। व्याख्या अगर आपने पूर्ण तरह से सही लिखी है, उसमें कहीं उसको कोई मात्रा वगैरह की रो गलतियां नहीं दिखती है, तब तो वो पूरे 4 आपको देगा। और अगर आपके वहां कोई भी मात्रा संबंधित गलती दिखती है उसको 1-2 वर्ड देखेगा, और वहां जो गलती उसको मिलती है तो पूरी सही होने के बाद 3.5 नंबर जो है वो आपको उसमें देगा। अगर मैंने जैसे आपको गलती बताई कि आपने वहां कवि की जगह लेखक लिख दिया, अब लेखक लिखते ही सबसे पहले तो आधा नंबर ऐसे काट लेगा, और उसके बाद जो वो आगे की लिखेगा और उसमें अगर मात्राओं की वो गलतियां उसको मिलती चली तो वो मात्र 2 नंबर लेके चलता है। तो इन चीजों का, ये जो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आपकी महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखें और ध्यान रखते हुए ही व्याख्या लिखें, जिससे कि आपके नंबर नहीं कटे। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो व्याख्या में 6 में से 6 पूरे ले सकते हैं, वरना 5.5 नंबर का नहीं जाएगा अगर आप इसको लिखते हो। तो ये है आपकी पद्य खंड की व्याख्या। इसी तरीके से गद्य खंड की व्याख्या होती है। गद्य खंड वाली में तो आपको बिल्कुल भी जोड़ नहीं आएगा,
क्योंकि आप बिल्कुल सरल शब्दों में भी दी गई होती है और आप उसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है, लेकिन समझ में जो भी जैसा आया है उसे आपको थोड़े से शब्दों के उलट फेर के माध्यम से जो बात आपके पेपर में दी गई है गद्यांश के माध्यम से वो ऐसी कैसी लिख देनी है। और फिर भी अगर किसी का बहुत ज्यादा मोटा दिमाग है, उसको समझ ही नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा है, तो वो क्या करे, कम से कम गद्य की जो व्याख्या दी है उस व्याख्या को कैसे कैसे ही उतार के व्याख्या में आ जाए, तब भी कम से कम वो 2 नंबर तो आपको देके चले, आपके नंबर छूटे नहीं। इसमें भी लिखने का तरीका वही होगा, संदर्भ है, प्रश्न है, और ये दोनों अलग अलग करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो प्रश्न शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं, और उसमें भी ये दोनों चीजें एक साथ कंबाइंड लिख दोगे। फिर है व्याख्या, गद्य खंड की व्याख्या में आप लेखक शब्द का यूज करोगे, ना कि कवि शब्द का। ये अगर कर दिया आपने तो आपके नंबर कट जाएंगे। फिर लेखक शब्द का प्रयोग करके उसमें जो कुछ भी बताया जा रहा है उन बातों का आपको इतना तो ध्यान है कि ये उस पार्ट से दी गई है और उस पार्ट में क्या क्या दिया गया था, तो स्टार्टिंग के जो शब्द हैं काम में लेते हैं उसमें और फिर उसको लिख दें। उसके बाद में विशेष भी ध्यान रखें, आपके छंद है और अलंकार है, ये चीजें जो है वो आपके गद्य खंड में नहीं आती है। पद्य खंड में भी सिर्फ इनका प्रयोग किया जाता है। गद्य खंड में आप तत्सम तत्व शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हो, प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हो, समास का कर सकते हो, संधि का कर सकते हो, तो इस प्रकार से आप इनका प्रयोग कर सकते हो। और ये चीजें पहचाननी भी बहुत ईजी है। आप जानते हो कि संस्कृत भाषा के जो शब्द है वो तत्सम है, उस गद्यांश में कहीं ना कहीं आपको कोई शब्द ऐसा दिख सकता है, आपने संस्कृत पढ़ी है कि हाँ ये जो शब्द है वो संस्कृत का है। तद्भव आपको बताइए कि थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया पूजा, जैसे आपके पास चंद्र शब्द है, चंद्र तत्सम है और जैसे उसका चांद बना वो तद्भव बन गया। उष्ट है, उष्ट तत्सम है और तद्भव जो है उसका ऊंट है। गधर्व है, गधर्व यानी गधा, तो गधर्व शब्द जो है वो आपका तत्सम है और गधा शब्द जो है वो उसका तद्भव है। तो ये चीज आप पहचान सकते हो। उपसर्ग प्रत्यय जो है उसमें भी आप उपसर्ग है, आपको पता है कि जो शब्दांश शब्द के पूर्व में यानी पहले, पूर्व में जुड़ेंगे, पहले जुड़ेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। जैसे आपके पास शब्द है से वर्ष, अब से वर्ष में आपको पता है कि हर्ष मूल शब्द है और से उपसर्ग है, और से का अर्थ क्या होता है, सभी, इच्छा से, तो ये यहाँ आपके उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अब इसी तरीके से आपके प्रत्यय होता है, प्रत्यय आपको पता है शब्दांश के बाद में जुड़ते हैं, जो शब्द अपने पास होगा उसके अंत में जुड़ेंगे और अंत में जुड़ने के बाद जो है उसका रूप परिवर्तित होगा। अब जैसे आपके पास शब्द है, कोई भी शब्द आप ले सकते हो, जैसे आर्थिक शब्द है आपके पास। अब आर्थिक शब्द में आपको पता है कि यहाँ किक प्रत्यय है, अर्थ अपने पास मूल शब्द है और किक इसमें प्रत्यय है, तो अपन कह सकते हैं कि इस गद्यांश में प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। एक दो शब्द अगर आपको मिल जाते हैं वहां तो आप उन शब्दों को भी अगर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा उसमें लगेगा विशेष आपका। बाकी गद्य खंड की व्याख्या में आपको जोर नहीं आएगा बिल्कुल भी, थोड़ा सा बस इनके बारे में बता दें तो अगला चेक करने वाला जो प्रभावित होगा ग्रामीण बच्चों को अच्छे से तैयारी है, शब्दों का उनको ध्यान है कि क्या उपसर्ग है, क्या प्रत्यय है, क्या हो है। इसी तरीके से कोई संधि का शब्द भी आपके सामने आ सकता है, तो संधि का शब्द अगर आपके सामने आता है आपने उसको बता दी कि शब्द जो है संधि युक्त है और उसकी संधि करके बता दो। विद्यालय शब्द है, जैसे आपको पता है ज्यादातर सभी शब्दों की संधि होती है, तो आप जो है किसी भी शब्द को लेकर के और ये कह देंगे संधि शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर इसी के साथ समास है, समास को आप जानते हो कि दो शब्द एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, जैसे रसोई घर है तो दो शब्द एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, तो आप ये मानो कि यहाँ समासिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। रसोई के लिए घर, अगर हम उसका वर्णन करते हैं तो रसोई के लिए होता है, तो यहाँ किसके लिए है, वो रसोई उस शब्द को एक साथ जोड़ दिया गया है और समास विग्रह जो उसका नहीं किया गया, अर्थात सामासिक शब्दों का प्रयोग जो उसमें हुआ है। तो इस प्रकार से इन चीजों का प्रयोग जो है गद्य खंड की व्याख्या में रखेंगे। अब आप लोग जो है अपनी हिंदी की डैश वर्क जो है संजीव वाली वो ले आए, और जब भी अपन अगली क्लास में मिलेंगे
तो आपकी जो डेस्क वर्क है उसी का हल जो है वो अपन करेंगे, क्योंकि उसमें अगर हम लिखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तो अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सभी जो है अपनी हिंदी की डेस्क वर्क जो वो लेकर के क्लास में आए, वरना आप लोगों का काम नहीं हो पाएगा। अब इसके अलावा अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ लेना, फोन करके पूछ लेना और क्लास में आकर के पूछ लेना। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है पद्य खंड वाले वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों की डिमांड ऐसी थी, उसी के अनुसार मैंने करवाए हैं। अब पद्य खंड जो है वो पूरा आप लोगों का तैयार होना चाहिए। आप लोगों के लिए काम है कि 5 चैप्टर हो चुके हैं, 2 चैप्टर और आपके पास बचे हैं, तो पद्य खंड जो है वो पूरा आपका तैयार मिलना चाहिए। डेस्क वर्क में से पद्य खंड जो है वो पूरा अपन लेकर के पहले देखेंगे। आपसे कोई सा भी उसमें से पूछा जा सकता है, कोई भी व्याख्या है या प्रश्नोत्तर है, तो आप पद्य खंड जो है वो पूरा याद कर लें और जो लिखने का कार्य दिया गया है वो लिखने के लिए करें। धन्यवाद।